दोस्तों, आज की कहानी है ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था। मैं सवेरे ही घर से तैयार होकर निकल पड़ा था। मैंने सब्ज़ी मंडी से राजीव चौक के लिए मेट्रो में सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझा। वैसे भी दिल्ली की सड़कों पर भीड़ की वजह से मेट्रो को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेट्रो के अंदर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। अचानक सामने खड़ी लेडी को देखकर मुझे लगा कि शायद मैं उसको जानता हूँ। हालांकि उसकी पीठ मेरे सामने थी, लेकिन फिर भी एक उत्सुकता मेरे मन में आ चुकी थी। अपना संदेह यकीन में बदलने के लिए मैं थोड़ा सा उसके और नज़दीक चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैंने उसको बुलाया, हेलो रमा। अचानक अपने नाम को सुनकर वह एकदम पलट गई और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। वह रमा ही थी। मैंने दोबारा कहा, रमा कैसी हो? उसके मुंह से शब्द बड़े मुश्किल से ही निकले थे, बस ठीक हूँ। उसके बाद एक अजीब सी खामोशी हम दोनों के बीच में छा गई थी। हम दोनों सीट के पास ही खड़े थे। अगले स्टेशन पर 2-3 पैसेंजर सीट पर से उठ गए तो मैंने रमा को बैठने के लिए कहा। वे मेरे पास में ही बैठ गई। रमा को देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत सारा बोझ वह अपने दिमाग पर लिए घूम रही है। वह अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी लग रही थी। रमा से मिलकर मेरा ध्यान आज से 3 साल पहले की उस तारीख पर चला गया जब मैं रमा को देखने के लिए उसके घर पर गया था। वहाँ पर मैं तकरीबन सभी को पसंद आ गया था। मेरी उम्र उस समय तकरीबन 36 साल की थी। मेरा ताल्लुकात उत्तर प्रदेश की एक गरीब फैमिली से था। बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके मैंने दिल्ली में एक 30,000 की नौकरी का जुगाड़ किया हुआ था। खर्च ठीक ठाक चल जाता था। दिल्ली में वैसे भी रहना बहुत महंगा होता है। अखबार में रमा के विवाह का एडवर्टाइजमेंट देखकर मैंने रमा के घर वालों से कांटेक्ट किया था। उनके दिए समय के अनुसार मैं रमा को देखने के लिए गया था। रमा के पिता नहीं थे, उसके बड़े भाई ने ही उसका खर्च उठाया था। रमा की उम्र उस समय करीब 34 साल की थी। मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। रमा मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। निर्धारित दिन को हमारा विवाह हो गया और विवाह के बाद रमा मेरे साथ ही आ गई। दिल्ली में ही एक किराए के मकान में हम दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जब शादियां बड़ी उम्र में होती है तो उसमें पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रह जाता। रिश्तों को समझना उतना आसान नहीं होता जितना कम उम्र की शादी में होता है। कम उम्र की शादियों में जल्दी ही पति पत्नी एक दूसरे को समझ जाते हैं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि रमा इस विवाह से खुश नहीं थी। वह मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं थी, ऐसा मुझे लगने लगा था। जवानी का समय कैरियर बनाने के चक्कर में ख़राब हो जाता है और लड़कियां ज़्यादा अच्छे के चक्कर में साल पर साल निकालती चली जाती हैं और वह जीवन के उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहाँ पर उनको ज़्यादा उम्र होने पर कुछ ना कुछ समझौता करना ही पड़ता है। मुझे लगा कि मेरे केस में भी रमा ने शायद समझौता किया था। माँ तथा भाई के प्रेशर के आगे उसको विवाह के लिए हाँ भरनी पड़ी थी। ऐसा उसने 1-2 बार इशारा भी किया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हमारी शादी एक समझौते से ज़्यादा कुछ नहीं थी। रमा मेरी कमाई से खुश नहीं थी। वैसे भी दिल्ली में रहकर बचत कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन इतना था कि हमें एक मीडियम फैमिली की तरह गुजारा करने में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो रही थी। मैंने रमा को 1-2 बार समझाया भी कि 1-2 जगह नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तब तक तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। जब मैं ऑफिस चला जाता था तो रमा दिन में अपनी माँ तथा सहेलियाँ वगैरह से बात करती थी, जो वह रात को तकरीबन उनका निचोड़ बता देती थी, लेकिन सिर्फ उनकी कमाई का। मैंने रमा को बार बार समझाने की कोशिश की कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ पत्नी पति की सैलरी पर नहीं टिका होता।
पति पत्नी के बीच में और भी एक ख़ास रिश्ता होता है और वह है विश्वास का। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। शादी के बाद जब मुझे पहला वेतन मिला तो मैंने उसमें से 2000 अपने पास रखकर बाकी सारे रुपए रमा को दे दिए और कहा, रमा आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा 2000 में काम चल जाएगा, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे ले लूँगा। अब तुम्हें ही इतने रुपयों में घर को चलाना है। मैंने रमा से कहा, अब हमारे सुख दुख साझा है और अपने वैवाहिक जीवन को हम दोनों ने ही संवारना है। लेकिन मुझे लगा कि उस पर मेरे समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। वह हमेशा मेरी सैलरी पर ही बात को ख़त्म किया करती थी। ऐसा करते करते हमारी ज़िंदगी के सफ़र के 6 महीने गुजर गए। अब तो वह खुलकर झगड़ा करने लगी थी। मैंने हमेशा उसको समझाना चाहा, लेकिन उसने तो मन में ठान लिया था कि उसने ज़िंदगी को आसान नहीं बनने देना है। अब तो मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा था। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैंने हर बार उसको समझाना चाहा कि मैंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल रही है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर सकूं। अब तो हमें इतने में ही एडजस्ट करना होगा। हालांकि मैं 1-2 जगह नौकरी के लिए ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। लेकिन रमा ने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे इस मनमुटाव ने झगड़े का रूप ले लिया। एक दिन जब शाम के वक्त मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे रमा घर पर नहीं मिली। वह अपने मायके जा चुकी थी। मैंने फ़ोन किया तो जवाब मिला कि जिस दिन तुम ज़्यादा कमाने लगोगे तो उस दिन आ जाऊंगी। अगले दिन छुट्टी लेकर मैं रमा के घर पहुंच गया। वहां भी वह जिद पर अड़ी रही। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। थक हार कर मैं वापस आ गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद मैंने उससे कई दिन संपर्क करने की कोशिश नहीं की। करीब 2 महीने बाद रमा के वकील की तरफ से मुझे फ़ोन आया। उसने बताया कि रमा मुझसे तलाक लेना चाहती है। मुझे यकीन नहीं हुआ। झगड़े पति पत्नी के बीच होते रहते हैं, लेकिन इस तरह घर को बर्बाद कर लेना कहाँ की समझदारी है। मैंने भी क्रोध में तलाक के लिए हाँ कर दी। केस कोर्ट में चला गया। जज ने हम दोनों को समझाया कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन तलाक इसका हल नहीं है। मैंने जज साहब से कहा, मेरी तनख्वाह कम है जिससे मेरी पत्नी को आपत्ति है, और इसका कहना है मैं इसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ये मेरे साथ रहकर खुश है। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने का अधिकार है और पूरी आज़ादी है। अगर यह मुझसे अलग रहकर खुश रह सकती है तो मैं इसको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। जज ने रमा को समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते ही हो। आमदनी कम है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो सके। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसको इतने पैसे भी नसीब नहीं होते। जज साहब ने सोच विचार के लिए हमें करीब 6 महीने का वक्त दे दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लेकिन रमा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया और हमारा तलाक हो गया। हालांकि मैंने रिश्ते को जारी रखने की पूरी कोशिश की। आज करीब 3 साल बाद रमा से मेरी मुलाकात यहाँ मेट्रो में हुई है। इस बीच में अब रमा की भी सुन लीजिए। रमा के मायके में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी तथा भाई के 2 बच्चे, और अब तो रमा भी पहुँच गई थी। रमा का भाई भी एक कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी करीब 40,000 के आसपास थी। बाप की मृत्यु 7-8 साल पहले हो चुकी थी। तलाक के 6 महीने तक तो रमा घर पर ही रही,
लेकिन धीरे धीरे वह घर पर बोझ बनने लगी थी। भाई और माँ को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाभी की नज़रों में रमा फालतू नज़र आने लगी थी। रमा अगर बीमार हो जाती तो उसकी माँ ही उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाती। खर्च के लिए रुपए उसके भाई से मांगने पड़ते थे। यह देखकर भाभी को थोड़ा थोड़ा चुभने लगा था। रमा जान चुकी थी कि उस घर में भाभी उसको देखकर खुश नहीं है। वह कई बार बात बात में कह भी देती थी कि रमा को तलाक नहीं लेना चाहिए था। रमा ने ग्रेजुएशन की हुई थी। उसने कहीं पर नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसके भाई ने ढूंढ कर कहीं पर 10,000 में लगवा दिया। नौकरी पर जाने के बाद रमा को एहसास हो चुका था कि घर से बाहर काम करना और फिर आकर घर में काम करना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से घर में आप मेहमान की तरह रह रहे हो तो फिर क्या बात है। नौकरी में हर हालात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक तलाकशुदा जवान औरत की ज़िंदगी एक कटी हुई पतंग की तरह होती है जिसको हर कोई लूटना चाहता है। हर कोई एक मौका तलाशता रहता है, हर कोई साथ पाने की कोशिश करता है। अगर आपने काम अच्छा किया तो तारीफ़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गलत हुआ तो सफाई देते देते आप थक जाओगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंसान दिन में अपने सारे गम भूल भी सकता है, लेकिन जब सोते समय वह अकेला होता है तो उस समय सारा जीवन चक्र उसके सामने घूम जाता है। 1 साल में ही रमा को एहसास हो चुका था कि ज़िंदगी अकेले काटना इतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। शादी होने से पहले कुछ और बात थी, लेकिन तलाक होने के बाद बात कुछ और। पति कैसा भी हो, लेकिन एक पत्नी का गुरूर होता है। पत्नी के सारे दुख दर्द उसके पति के पीछे छुप जाते हैं। पति के रहते कोई भी पत्नी की तरफ आंख नहीं उठा सकता। मैं हर महीने उसको 25,000 रुपये हाथ में रख दिया करता था, लेकिन आज सारा दिन खपने के बाद उसके हाथ सिर्फ 10,000 ही लगते हैं। ऊपर से ज़िंदगी का अकेलापन। वह जान चुकी थी कि जीवन को पैसे के पैरामीटर पर तोलना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। अगर वह थोड़ा सा भी अपने वैवाहिक जीवन में समझौता कर लेती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। संयोगवश वह राजीव चौक तक ही जा रही थी। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने रमा से कहा, चलो किसी कॉफ़ी शॉप में चलते हैं अगर तुम्हारे पास समय हो तो। उसने इनकार नहीं किया, बस साथ ही चलती रही। हम पास के ही कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। हमारे बीच में एक अजीब सी दूरी थी। मैंने रमा के जीवन के बारे में पूछा कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। बस उसने मोटी मोटी बातें ही बताई। मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में एहसास तो था। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वह कितनी तन्हा और अकेली ज़िंदगी जी रही है। मैंने उसके मोबाइल का नंबर तथा ऑफिस एड्रेस ले लिया। 2-4 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। संडे के दिन मिलने के लिए मैंने रमा से बात कर ली। वह आने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। आज वह मुझसे थोड़ी खुलकर बात कर रही थी। काफ़ी देर हमारी पिछली ज़िंदगी के बारे में ही बातें होती रही। मैंने रमा से पूछा, क्या हम ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते? रमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसका गला भर आया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने उससे ध्यान हटा लिया। थोड़ी देर में वह शांत हो गई। उसने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर को हिलाकर उसने हामी भर ली थी। मैंने रमा से कहा, तुम्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भटक गई थी। मैंने तुमको दिल से कभी भी नहीं निकाला। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहली बार जब मैंने तुमको देखा था। रमा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़िंदगी का एहसास नहीं था। तुम अगर घर पर बेकार भी बैठे रहोगे तो मुझे अब कोई भी तुमसे शिकायत नहीं रहेगी। मैंने रमा से कहा, इसकी नौबत अब कभी भी नहीं आएगी। मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल चुकी है और साथ में क्वार्टर भी
मुझे अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी थी तो सिर्फ तुम्हारी। रमा की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे थे। हमारे बीच में अब वैसा ही प्यार जागृत हो चुका था जैसे एक नई उम्र की शादियों में होता है। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।